गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केपलर्स नियम यानी कि केपलर के नियम। केपलर ने ग्रहों की गति के लिए 3 नियम दिए थे, ठीक है, जिन्हें हम केपलर्स के नियम कहते हैं। ये जो केपलर्स नियम होते हैं, इनकी हेल्प से हम ग्रहों की गति को समझा सकते हैं। किसकी गति को समझा सकते हैं? ग्रहों की गति को समझा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं पृथ्वी होती है, पृथ्वी एक ग्रह है ना, और चंद्रमा है, ठीक है। इनकी गति को हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। तो देखो, इनकी गति को समझाने के लिए हम 3 नियम पढ़ेंगे यहाँ पर, जिन्हें केपलर्स के नियम कहते हैं, ठीक है। तो देखो, केपलर ने ग्रहों की गति को समझाने के लिए समझाने के लिए 3 नियम दिए। कितने नियम पढ़ने वाले हैं हम? 3 नियम, 3 लॉस पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें केपलर नियम कहा जाता है। जिन्हें केपलर नियम कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, ग्रह क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं, अर्थ है, पृथ्वी है, ये क्या है? हमारे पास ग्रह है। चंद्रमा है, ये भी हमारे पास क्या है? ग्रह है, ठीक है। तो इनकी गति जो होती है ना, उनको हम इन नियमों के आधार पर समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केपलर का प्रथम नियम, ठीक है। क्या है केपलर का प्रथम नियम? देखो, हमारे पास जितने भी ग्रह होते हैं ना, ये जो सारे ग्रह होते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। किसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं? सूर्य के। अब केपलर ने क्या कहा? केपलर ने बताया कि जो ग्रह होते हैं, ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। सूर्य होगा, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं। देखो, दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है? ये तो होता है गोलीय। दीर्घ वृत्ताकार ये शेप होती है किसकी जैसी? अंडे जैसी होती है ना। तो क्या कहा? दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। और जो सूर्य होता है ना, उसकी एक नाभि पर स्थित होता है। नाभि क्या होती है? एक ये सिरे पर और एक इस सिरे पर, जबकि इसका बिंदु कहाँ होता है? यहाँ होता है। आई बात समझ में? ये कौन सा नियम होता है हमारे पास? केपलर का प्रथम नियम होता है। क्लियर है? देखो कैसे। सपोज करो, ये क्या है हमारे पास? सूर्य है। क्या है ये? सूर्य है। और मान लो ये कैसी कक्षा है हमारे पास? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। अब कोई भी ग्रह होगा ना, ये मान लो ये क्या है? ग्रह है, और ये सूर्य के चारों ओर इस तरीके से क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। यही केपलर का क्या है? प्रथम नियम है। साथ में केपलर के प्रथम नियम में हम ये भी कहते हैं कि ये जो ग्रह चक्कर लगा रहा है ना, ये घूम रहा है ना, ये जो ग्रह सूर्य से दूर होता है, जब ये दूर चक्कर लगाता है ना, तो इसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है ना, वो कम होती है। और जब ये सूर्य के निकट आता है ना, तो इसकी वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता है? अधिक होता है। आई बात समझ में?
जब ये सूर्य से दूर होता है तो इसका वेग कम होता है, और जब ये सूर्य के निकट से गुजरता है तो इसका वेग क्या होता है, अधिक होता है। ये किसने बताया हमारे पास, किसने बताया, ये केपलर ने बताया। तो देखो प्रथम नियम क्या कहता है कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इसमें कितनी नाभि होती है, 2, यहाँ और यहाँ। ये इसे बोलते हैं नाभीय बिंदुओं को, एक सिरा ये और एक सिरा ये। तो या तो सूर्य यहाँ होता है या सूर्य यहाँ होता है, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तथा सूर्य उसकी एक नाभि पर होता है, सूर्य उसकी एक नाभि पर होता है। ये कौन सा नियम है हमारे पास, केपलर्स का प्रथम नियम है। कौन सा नियम है ये, केपलर का प्रथम नियम है। आ गई बात समझ में, नहीं आई, बिल्कुल आ गई। एक बात और इसमें, जब ग्रह सूर्य से, जब ग्रह सूर्य से क्या होता है, दूर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ है, तो उसका वेग क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तथा निकट आने पर उसका वेग क्या हो जाता है, अधिक होता है। ये भी किसने बताया हमारे पास, केपलर ने बताया था। तो इसको हम किस में समझेंगे, केपलर्स के द्वितीय नियम में पढ़ेंगे, केपलर के द्वितीय नियम में पढ़ेंगे ये चीज़ें क्या होती है। ठीक है, केपलर का प्रथम नियम तो समझ में आया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, याद हो गया होगा ना। और सूर्य जो होता है ना, उसकी एक नाभि पर होता है और ग्रह ऐसे घूम रहा होता है। ठीक है, तो वृत्तीय कक्षा नहीं होती है, कैसी होती है, दीर्घवृत्तीय कक्षा। सेकेंड नियम क्या होता है केपलर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में तीनों नियम आते हैं, लेकिन सेकेंड नियम वो क्या करवाएगा, प्रूव भी करवाएगा। ठीक है, क्या, केपलर का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ। ठीक है, समझना ये केपलर का द्वितीय नियम क्या होता है। केपलर का द्वितीय नियम क्या होता है, इसको हम कैसे समझा सकते हैं, ध्यान से देखना। ये हमारे पास क्या है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य है और ये एक नाभि पर स्थित होता है और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता रहता है, ग्रह चक्कर लगाता रहता है। अब समझना, यहाँ पर मान लो ये ग्रह है जो क्या कर रहा है, इसके चक्कर लगा रहा है। ठीक है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे चक्कर लगाता जा रहा है। ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने, क्या, ए। ठीक है, क्या ले लिया, कोई पॉइंट मैंने ए ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये मान लो 1 सेकंड में ग्रह यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पर इसका पॉइंट मैंने मान लिया बी। अब देखो सूर्य का जो सेंटर है, केंद्र है, उससे मैं ये पॉइंट्सों को क्या करता हूँ, मिलाता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बनता है, क्षेत्रफल बनता है। ये बन रहा है क्षेत्रफल। सपोज कीजिए ये डी ए एक क्षेत्रफल है और ये कितने समय में बना है, डी टी समय में बना है। ठीक है, कितने समय में बना है, ये डी टी समय में बना है। अब क्या होगा कि यहाँ से ये ग्रह यहाँ पर आएगा। ठीक है,
यहाँ पर आएगा तो देखो जैसे ही ये यहाँ पास आता है, ये बिंदु मैं मान लेता हूँ क्या है, ए डैश है। और जैसे ही सूर्य के निकट आता है ना, जैसे ही सूर्य के निकट आता है ना ग्रह, तो इसका वेग अचानक से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये मान लो ए डैश से कहाँ आ गया, बी डैश आ गया, dt समय में आ गया। कितने समय में? यहाँ वेग जो होता है ना वो कम होता है, वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है। यहाँ वेग जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, अधिक होता है। क्यों होता है? ये dt समय में a डैश से b डैश पर पहुंचता है। इन बिंदुओं को यहाँ पर हम मिलाएं तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल बनेगा ना इन दोनों पॉइंटों से, वो भी कितना होना चाहिए, dA होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल बनाता है, समान एरिया बनाता है कौन? ग्रह। इसलिए यहाँ वेग होता है कम और यहाँ वेग होता है ज़्यादा। ये देखो पॉइंट ए से कहाँ गया ये, पॉइंट ए तक, तो यहाँ क्षेत्रफल dA बना, यहाँ वेग होता है कम। अब यहाँ भी इतना ही क्षेत्रफल बनाना है, तो ये यहाँ जैसे ही आएगा तेजी से चलने लगता है, ताकि dt समय में फिर यहाँ पर dA क्षेत्रफल ही बने। यानी हर dt समय में यहाँ पर ये कितना क्षेत्रफल बनाएगा, dA क्षेत्रफल ही बनाएगा। कितना क्षेत्रफल बनाएगा? dA क्षेत्रफल ही बनाएगा। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं dt समय में कितना क्षेत्रफल बना रहा है ये dA, एकांक समय में कितना बनाएगा, dA अपॉन dt। यानी क्षेत्रफल परिवर्तन की जो दर रहनी चाहिए ना वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए। यानी कि dt समय में हमेशा dA क्षेत्रफल ही बनेगा और वो हमेशा नियत रहना चाहिए। हर dt समय में यहाँ केंद्र से लाइनें मिलाने पर कितना क्षेत्रफल मिलेगा, dE। अगर यहाँ ये मान लो धीरे चलता है इसी से, तो a डैश से बस ये यहाँ पहुँचता ही, और यहाँ से जो क्षेत्रफल बनेगा क्या dA के इक्वल आता? नहीं आता। तो ये तेजी से चलता है यहाँ पर, इसलिए चलता है क्योंकि जब हम यहाँ पर जो क्षेत्रफल बनाएंगे ना ये कितना ही बन जाए, dA बन जाए। यही केपलर का क्या है, द्वितीय नियम है। क्या है कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करता है, सूर्य के चारों ओर क्या करता है, गति करता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर गति करता है, तो उसके पथ के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नियत होती है। यानी कि हर dt समय में, जैसे dt समय में a से b तक आया, क्षेत्रफल कितना बनाया, dA। फिर हर dt समय में यहाँ से ऐसे घूम के आ रहा, फिर यहाँ पॉइंट ले लिया हमने, फिर dt समय में कितना बनाएगा, क्षेत्रफल ये बनाएगा। फिर dt आगे चलेगा, यहाँ क्षेत्रफल कितना बनेगा, dA बनेगा। क्षेत्रफल परिवर्तन की दर जो होती है ना, यानी dA अपॉन dt, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। यही कौन सा नियम है हमारे पास, केपलर का द्वितीय नियम है। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आएगा तो इसको हमारे पास प्रूव करवा सकता है। ठीक है, तो प्रूव करवाने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, ये मान लो ये क्या है, सूर्य है, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया ये क्या है, सूर्य है, और ये पॉइंट क्या है, A है। ये पॉइंट मैंने मान लिया क्या है, A है। ठीक है,
ए है या नहीं है? ये ए से कहाँ गया हमारे पास? बी तक गया, और इस लाइन को भी हम ऐसे क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिला लिया। ए से कहाँ गया? ये बी तक गया, इस लाइन को भी हमने क्या कर लिया, मिला लिया। मिलाया नहीं मिलाया? मिला लिया। ये मूल बिंदु मान लिया, तो जब ये ए से बी तक जाएगा ग्रह, ऐसे ही तो चक्कर लगा रहा है ना, डू ऐसे है ना, तो ये जब ए से बी तक जा रहा है, पॉइंट ले लिए दो ए से बी वाले, तो यहाँ एक कोण बना रहा है। ये कोण हम मान लेते हैं कितना है हमारे पास, डी थीटा है। ठीक है, ये दूरी होगी हमारे पास, सपोज कीजिए ये दूरी हमारे पास क्या है, आर ही है, लगभग आर ही है ये। ठीक है, कितनी है ये, आर ही है। ठीक है, माना है ये लगभग कितनी है, आर ही है, बराबर सी है लगभग, है ना। बहुत अल्प दूरी होती है ना जब ए से बी तक चलते हैं हम, तो ये दूरी लगभग क्या ले सकते हैं, दोनों इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम ऐसा ही मानेंगे, ये पॉइंट ए और एक पॉइंट बी ज़्यादा दूर नहीं है, ए से बी तक dt समय में हम पहुँचे हैं, ये बहुत अल्प दूरी है ये। उस कंडीशन में हम ये भी हार मान सकते हैं और ये भी हार मान सकते हैं। प्रूव करना है तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, ए से बी तक, ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में लगा समय, मान लीजिए ए से बी तक जाने में लगा समय कितना है, dt है। कितना है ए से बी तक जाने में लगा समय, dt है। वह बना कोण, कितना एंगल बन रहा है हमारे पास, डी थीटा है। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है हमारे पास, डी थीटा होता है। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि कोण बराबर से क्या होता है हमारे पास, चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, ये एक चाप की तरह अगर काम करे तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कि डी थीटा बराबर से जो चाप है वो ये होगी हमारे पास, चाप बटे क्या, त्रिज्या। तो यहाँ से ए बी चाप है एक। ठीक है, तो चाप यानी कि ए बी का जो मान आएगा, त्रिज्या कितनी है ये, आर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये एक वृत्त की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखना। जब भी ये चीज़ें निकलेंगी नहीं तो नहीं लगेगी। जब ये बहुत अल्प होगा ना ये, तो बहुत अल्प की कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि ये जो ए से बी तक विस्थापन होता है ना, ये बहुत अल्प होता है। उस कंडीशन में ये एक वृत्त की चाप की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, तभी तो बन रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आर डी थीटा। अब जब ए से बी तक गया तो कितना क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ, डी ए लिख देते हैं। ए से बी तक जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल जो हमारे पास बन रहा है वो कितना है हमारे पास, डी ए है। हमें प्रूव क्या करना है कि डी ए अपॉन डी टी क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, मतलब हर डी टी समय में कितना क्षेत्रफल बनाएगा, हर डी टी समय में हर एक सेकंड में चलेगा तो क्षेत्रफल क्या रहेगा, नियत रहेगा। यही कह रहा है ये। ठीक है, तो ए से बी तक क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना है हमारे पास, डी ए है। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे डी ए की वैल्यू, और प्रूव ये करना है डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट होता है। देखो डी ए है, तो अगर हम इसको एक ये जो चाप है ये, है ना, अगर ये दूरी बहुत अल्प है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एक
स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, सरल रेखा मान सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज की तरह काम करेगा, जिसका क्षेत्रफल हम जानते हैं निकालना, क्या, DA इज इक्वल टू 1/2, आधार कितना होगा, R इंटू ऊंचाई ये है, ठीक है, AB, और AB जो निकल के आया है ना हमारे पास, वो क्या है, R इंटू डी थीटा। ये कितना निकल के आया है, R इंटू डी थीटा। अगर ये और B बिंदु ज़्यादा दूर नहीं है तो ये जो चाप है ना, ये एक सरल रेखा की तरह काम करेगी, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, R इंटू क्या, डी थीटा लिख दोगे। क्या लिख देंगे, R इंटू डी थीटा लिख देंगे। अब ये क्या बनेगा हमारे पास, DA इज इक्वल टू हाफ R² इंटू क्या, डी थीटा बन गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या करते हैं, DT से डिवाइड कर देते हैं। देखो DT से भाग देने पर, ठीक है, तो क्या आएगा, DA अपॉन DT, यानी कि ये क्या बता रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, इज इक्वल टू हाफ R² डी थीटा अपॉन DT। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब ये क्या है, क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है। देखो D अपॉन DT यानी कि क्या, समय है ये, और ऊपर क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। तो ये जो समीकरण है ना, यह समीकरण जो है वो क्षेत्रीय वेग को व्यक्त करती है, यानी कि क्षेत्रफल समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, क्षेत्रीय वेग को क्या करती है, व्यक्त करती है। ठीक है, ये जो समीकरण है वो किसको व्यक्त करती है, क्षेत्रीय वेग को। देखो अभी हमें निकालना क्या है कि DA अपॉन DT क्या होता है, नियत होता है, वो नहीं निकला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है हमारे पास, किसका फॉर्मूला, कोणीय संवेग का क्या होता है, J इज इक्वल टू M इंटू R² डी थीटा अपॉन DT होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, R² डी थीटा अपॉन DT की क्या आएगी, J अपॉन M, R² डी थीटा अपॉन DT की वैल्यू क्या आएगी, J अपॉन M आएगी। तो DA अपॉन DT इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, क्या लिख देंगे हम, ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास J और नीचे आएगा 2 इंटू M। ये R² डी थीटा अपॉन DT की जगह J अपॉन M रख देंगे, आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो J होता है और M होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। ये तो हमने प्रूव भी किया था J को कि J क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और M भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, और 2 हमारे पास नियत होता है, ठीक है। J नियत होगा, M भी नियत होगा, तभी DA अपॉन DT क्या होगा, नियत होगा। तो ये राशि क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। तो DA अपॉन DT क्या होगा, नियत होगा। ये नियत, ये नियत, ये नियत, तो DA अपॉन DT भी क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। ये कौन सा नियम होता है, केपलर की ग्रह की गति का कौन सा नियम होता है, द्वितीय नियम होता है, ठीक है। तो कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यहाँ पर J क्या रहेगा, नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। ये कौन सा नियम है, केपलर की ग्रह की गति का द्वितीय नियम है, और प्रूफ भी आता है इसका। तो ये प्रूफ हम कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें कौन सा नियम, तीसरा नियम है ना। देखो
तीसरा कौन सा नियम है? केपलर की या हम सीधा लिख देते हैं कौन सा नियम? तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम। देखो ये क्या कहता है, तृतीय नियम क्या कहता है? अभी हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है ना, और ग्रह क्या कर रहा है? हमारे पास चक्कर लगा रहा है। अब देखो ये जो ग्रह है ना, ये यहाँ से चलेगा और वापस यहाँ आ जाएगा। तो ये जो समय लगता है ना एक चक्कर पूरा करने में, ये क्या कहलाता है? हमारे पास आवर्त काल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। आई बात समझ में? आवर्त काल क्या होता है? यहाँ से ग्रह चलेगा, ये पूरा चक्कर काटेगा और वापस यहाँ आ जाएगा। ये जो समय होता है वो आवर्त काल कहलाता है। ये जो केपलर है, ये केपलर क्या कहता है कि ये जो आवर्त काल होता है ना, क्या आवर्त काल होता है, इसकी घात कितनी? 2। ठीक है, आवर्त काल का जो वर्ग होता है ना वो समानुपाती होता है r⁻³ के। r क्या होती है? जैसे यहाँ ग्रह है, ये दूरी है कितनी? r1। यहाँ से देखेंगे ये दूरी कितनी है? r2। यहाँ से देखेंगे, हर बिंदु से दूरी देखते हैं, r3। यहाँ से देखेंगे r4। यहाँ से देखेंगे दूरी r5। ठीक है, तो ग्रह जो है यहाँ पर r1 दूरी पर था, यहाँ r2, यहाँ r3, यहाँ r4, यहाँ r5, यहाँ आएगा r6। ऐसे सारी दूरियों का क्या निकालेंगे हम? औसत निकालेंगे। वो औसत दूरी होती है हमारे पास क्या? r। तो दूरी के क्यूब के घन के क्या होता है? समानुपाती होता है। यही कौन सा नियम है हमारे पास? केपलर का तृतीय नियम होता है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? इस नियम के अनुसार ग्रहों का परिक्रमण काल, इस नियम के अनुसार ग्रहों का परिक्रमण काल, जिसे हम बोलते हैं क्या? T का वर्ग ग्रहों की सूर्य से औसत दूरी, जब यहाँ था तो ये दूरी, यहाँ आएगा तो ये दूरी, यहाँ आएगा, सारी दूरियों को जोड़कर और उतने का भाग दे दो, औसत निकल आएगा। ठीक है, औसत दूरी के घन के क्या होता है? समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? केपलर का तृतीय नियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन से लॉज थे हमारे पास? केपलर्स लॉ थे, केपलर के नियम थे। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में जो प्रूव कराएगा वो केपलर का सेकेंड लॉ ही प्रूव करवाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।